तो फाइनली मैं इंग्लिश कोर की तरह आपके सामने इकोनॉमिक्स का पूरा दोस्तों ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूं और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी दोस्तों पूछे जाएंगे। मेरे भाई आप लोगों को इकोनॉमिक्स को लेकर के काफी मेरे भाई आप लोग तनाव उत्पन्न कर रहे हैं अपने माइंड को और कह रहे हैं सर काफी हार्ड है। मेरे दोस्तों डरने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, बस जितना पढ़ाया जाएगा आपका क्रैश कोर्स में जितना बताया जाएगा भाई इतना सुंदर तरीके से मेरे भाई क्रैश कोर्स के लिए हमारी टीम ने हमारे अध्यक्ष ने इतना सुंदर तरीके से मेरे भाई ये हमारा नोट्स तैयार किया है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का अलग, शॉर्ट क्वेश्चन का अलग, लॉन्ग क्वेश्चन का अलग, पीवाईक्यू अलग, मॉडल पेपर अलग, टेस्ट सीरीज अलग और इसके बाद सिलेक्टेड क्वेश्चन अलग। इतना क्वेश्चन करवाने के बाद मजाल नहीं है मेरे भाई कि इकोनॉमिक्स में इससे बाहर पूछ लिया जाएगा। इसीलिए भाई अभी जाइए आप लोग फटाफट 799 रुपया का कोर्स मात्र 299 रुपया में मिल रही है। फटाफट जाइए कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ बस 1 से 2 दिन के बाद आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है भाई। फटाफट मेरे भाई आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आइए सर आज मैं सबसे पहला क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा भाई। क्वेश्चन मेरे भाई बड़ी टफ लेवल का पूछा जाता है भाई। निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधन के उत्तम विनिविधान से दो वस्तु का अधिकतम संभावित उत्पादन संयोग को दर्शाया जा सकता है? आखिर किस में दर्शाया जा सकता है यह आपसे पूछा गया। तो उत्पादन संभावना वक्र याद रखिएगा मेरे शेरों सरनियों, क्या हो जाएगा सर हमारा उत्पादन संभावना वक्र। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमारा उत्पादन संभावना वक्र है क्या? तो मेरे दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से स्टडी करना होगा। ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र के बारे में व्याख्या करें तो मेरे भाई आपको अच्छी तरह से स्टडी कराई जाएगी क्रैश कोर्स में। आइए अगला, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है? प्यारे आप सबको पता है मेरे शेरों सरनियों व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है क्या? तो बोलेंगे सर एक परिवार एक उद्योग, मतलब मेरे भाई व्यष्टि का मतलब होता है सिंगल भाई, ठीक है। और समष्टि का मतलब होता है पूरा भारत का कुल आय, कुल फैक्ट्री, ठीक ना। तो यहां पे गौर करेंगे मेरे भाई क्या बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? हाँ भाई ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत है। देश में संसाधनों का विनिधान नहीं भाई, देश में संसाधनों का विनिधान करता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। कौन मेरे भाई? समष्टि अर्थशास्त्र करता है भाई, ये गलत है। एक फर्म का निर्गत स्तर क्या है? हाँ ये भी हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों आप सबको पता है कि एक फर्म मतलब हमारा एक परिवार, ये हमारा सारा व्यष्टि में आती है भाई। एक देश, अब यहां पे मेरे भाई क्या आ गया? देश। अब देश किस में आएगा मेरे भाई? समष्टि अर्थशास्त्र में। किस में आएगा मेरे प्यारे? समष्टि अर्थशास्त्र में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी सर हमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसा मेरे भाई आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आएगा भाई। ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए भाई। प्यारे दोस्तों अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं मेरे दोस्तों या कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल कोर्स अवेलेबल कराया गया भाई। यहां पे जाकर के आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज को फ्री में प्राप्त करके मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सिलेक्टेड सेट, क्रैश कोर्स सारा चीज मेरे भाई यहां पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और आनंद ले भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है? आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो उपयोगिता को मापने का एक इकाई होती है भाई जिसे हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई? यूटिलस। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में यूटिलस ना रहे तो आपको क्या लगाना भाई वो भी मैं बताना चाहूंगा। यूटिलस ना रहे तो मेरे भाई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी याद रखना है क्या? रुपया। अगर यूटिलस रहे तो आपको यूटिलस ही लगाना है भाई, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया भाई? गौर कीजिएगा कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच 2 है भाई, किसी भी वस्तु की मांग की कीमत लोच जो आपका है वो 2 है भाई। कितना मेरे भाई? तो बताएंगे सर 2 है भाई, ठीक है। तो उस वस्तु की मांग होगी भाई क्या होगा? लोचदार होगी मेरे भाई। अगर पॉजिटिव में रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं लोचदार, अगर नेगेटिव पे रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या? बेलोचदार। क्या बोलेंगे सर? बेलोचदार, ठीक है। अब मेरे भाई यहां पे 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि लोचदार क्या है, बेलोचदार क्या है, पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार। याद रखिएगा ये भी आपको क्रैश कोर्स में याद रखिएगा बताया जाएगा, बस कुछ ही दिन की बात है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। देखिए मेरे भाई न्यूमेरिकल में कैसा क्वेश्चन दिया है, इस बार थोड़ा सा मेरे भाई न्यूमेरिकल में क्वेश्चन को रोटेट कर दिया भाई। क्या दिया है कि एक उपभोक्ता का अधिमान
एक्जिस्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किस बंडल का उदासीन है। मतलब कौन चार को बंडल दिया भाई, बंडल ए, बंडल बी, बंडल सी और बंडल डी, कौन से बंडल में उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है सर क्या, इक्वल है। तो मेरे भाई देखिए 3 4 7, हाँ भाई ये है 6 7 13, ये गलत है भाई, 1 2 3 और 5 2 7, मतलब सर बंडल डी और बंडल हमारा ए सही है भाई, बाकी सारा बंडल क्या भाई गलत है। तो सर ए और डी किसमें है सर, ऑप्शन नंबर हमारा सी। उदासीन का मतलब होता है क्या मेरे शेरों, इक्वालिटी होनी चाहिए, समानताएं होनी चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके अंदर में लग रहा है सर मेरे एग्जाम करीब आ रही है, मुझे कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है, मेरे भाई कुछ भी आप लोगों को करना नहीं भाई, बस प्ले स्टोर से जाकर के मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों याद रखिएगा आप लोगों को क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना भाई। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर फाउंडेशन कोर्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो मेरे भाई फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन करते ही आपको क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा भाई। याद रखिएगा फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद मेरे दोस्तों क्रैश कोर्स का एक फोल्डर बना हुआ है, सारा चीज दोस्तों इसी में बताया जाएगा। एकदम मेरे भाई बेफिक्र होके तैयारी कीजिए, एक तीर से डबल निशाना लगाइए। अभी ऑफर चल रही है इसलिए मेरे भाई फाउंडेशन कोर्स में क्रैश कोर्स फ्री कर दिया है भाई। निम्न में से पूरक वस्तु का एक उदाहरण है। सर ये पूरक वस्तु क्या है, देखिए मेरे भाई यहाँ पे दो चीज आप लोगों को याद रखना है। एक हमारा पूरक वस्तु हो गया सर, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री भाई, ठीक है। तो मेरे भाई जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है, चाय नहीं पिएंगे तो कॉफी पिएंगे, ये एक दूसरे के बिना चल सकता है भाई। कलम नहीं है तो स्याही नहीं भाई, कलम और स्याही दोनों साथ साथ चलता है भाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया सर, बी हमारा राइट आंसर हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, तो बताएंगे सर इसे हम लोग बोलते हैं पूरक वस्तु। क्या मेरे सर जो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, पूरक वस्तु। ओके आइए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। समानता एक और औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है भाई। औसत उत्पाद वक्र मेरे भाई यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि औसत उत्पाद का आकार कैसा होता है, तो बताएंगे सर उल्टा यू आकार जैसा। क्या मेरे भाई, उल्टा यू आकार जैसा। क्या मेरे सर नहीं हो, उल्टा यू आकार जैसा, यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दुगुना वृद्धि कर दी जाए तो उत्पादन में वृद्धि होगी भाई। अगर साधनों में दुगुना वृद्धि होगी ना मेरे दोस्तों, तो उत्पादन में कितना वृद्धि होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे सर वो भी हमारा 2 ही गुना होगा भाई। कितना गुना मेरे भाई, तो बताएंगे सर वो भी हमारा 2 ही गुना होगा भाई। अगला अब यहाँ पे मेरे भाई गौर करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है मेरे सर गौर फरमाना है। क्या मेरे भाई, सबका गलत है भाई, आप लोग गलत बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्या निम्न में से आयत AOCB ये हमारा आयत है भाई, ठीक है, का क्षेत्रफल क्या दर्शाइए भाई। ये क्या बताता है भाई, ये आपसे पूछा गया भाई। तो बताएंगे सर कुल स्थिर लागत क्या दर्शाएगा भाई, ये हमारा एक तरह का रेक्टेंगल है भाई। तो ये हमारा दर्शाता है क्या भाई, कुल स्थिर लागत। यानी सर हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह सर क्या, डी इसका राइट आंसर होगा। क्या मेरे सर नहीं हो, डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है भाई। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपसे पूछा गया कि फर्मों संख्या कितनी होती है भाई। तो मेरे भाई सिंपल सा फंडा है सर, अत्यधिक होता है भाई। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है भाई, यानी फर्मों की संख्या अनगिनत होता है भाई, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है भाई। तो मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखिएगा मेरे भाई क्लास में, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मैंने बताया था मार्जिनल कॉस्ट। याद रखिए मेरे भाई क्या बताए थे, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट बताए थे या नहीं भाई, ये बताए थे यानी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था सर कि मार्जिनल जो हमारा रेवेन्यू है भाई, याद रखिए मार्जिनल जो हमारा कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को पूरी तरह से काटती है भाई। क्या करती है भाई, काटती है भाई, नीचे की ओर काटती है। तो ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है सर, याद रखिए। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी हमारा MR इक्वल टू MC तथा MC वक्र MR को नीचे से काटती है भाई। ऐसा ही प्रश्न आएंगे भाई, होशियार हो जाएं इकोनॉमिक्स वाले बंदे, एकदम तैयारी पे लग जाओ मेरे भाई इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते सर, मैं PYQ भी दिखाऊंगा 2000 मेरे भाई मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग का 2015 से लेकर 2025 तक, ये सारा क्रैश कोर्स में बताया जाएगा 10 साल का PYQ, ठीक है। एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत 10% वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति 15% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी भाई। देखिए दोस्तों कोई भी दाम है तो दाम बढ़ने 10% अगर दाम बढ़ जाती है, अगर 100 रुपए किसी वस्तु का दाम है भाई, ठीक है, और मेरे भाई 100 ही रुपया खरीद रही है भाई, 100 वस्तु है
मेरे बात को गौर से सुनेगा। 100 वस्तु है, 100 वस्तु को खरीद रही है, 100 वस्तु का दाम जो है मेरे भाई 10% बढ़ जाती है। क्या होता है मेरे भाई 10% बढ़ जाती है। और इस प्रकार मेरे भाई क्या होते है वस्तु में 15% की पूर्ति होने लगती है भाई। तो वस्तु की पूर्ति होगी भाई। आपसे पूछा गया मेरे भाई कि वस्तु की जो पूर्ति है, अगर वस्तु की पूर्ति क्या होगी तो बताएंगे सर लोचदार होगा। क्यों सर? ये हमारा होता है क्या पॉजिटिव। इसको बनाने का कोई तरीका है भाई, गौर से देखिएगा तरीका। देखिए मेरे दोस्तों 10% है प्लस 15%, ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है भाई प्लस 10 इंटू कितना दोस्तों 15, ठीक है। एक बार प्लस कर देना, एक बार मल्टीपल कर देना, डिवाइडेड बाय 100 कर देना भाई, ठीक ना। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूने 10, ओके। आप 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया सर हमारा 25। और मेरे भाई 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा भाई, यानी सर हमारा कितना हो गया 26.5। यानी 26 आए या 6000 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आ रही है तो लोचदार, नेगेटिव आएगा तो बेलोचदार। बस सिंपल से फंडा है भाई, इसको याद रखिएगा। बाकी मैं क्लास में बताऊंगा, डोंट वरी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन देख रहे ना लाला, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा लाला। पीवाईक्यू को देखना जरूरी है भाई, 10 साल का एकदम शुरू से लेकर अंत तक बताया जाएगा दोस्तों, सारा क्रैश कोर्स में। एकदम डरना नहीं मेरे भाई, बस जितना पढ़ाया जाएगा ऑनेस्टी पूर्वक उतना पढ़ लेना भाई, ठीक है। आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है भाई, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई यहां पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाती है। यह आपसे पूछा गया, हाँ भाई ये बिल्कुल सही है भाई कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से, टैक्स लगने से फर्म जो है पूर्ति के बाईं ओर खिसक जाती है, ये सही है भाई। किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है, ये भी सही है भाई, यानी दोनों हमारा सही है भाई, ठीक है। ये गलत है भाई, ये ए बता रहा है, ये गलत है, आर सही है, गलत भाई, दोनों सही होगा। ए एंड आर सही है, आर की सही व्याख्या भाई, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। एकदम स्टेटमेंट वाला प्रश्न देख लीजिए लाला, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। बाकी न्यूमेरिकल के लिए टेंशन नहीं लेना भाई, 14-15 मार्क्स का न्यूमेरिकल जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे ना, एकदम फिकर नहीं लेना भाई, एकदम फिकर करना ही नहीं भाई, सारा चीज में रगड़ के तैयारी करवाऊंगा, तो डोंट वरी मेरे भाई, ठीक है। आइए, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या इफेक्ट पहुंचती है? संतुलन का मतलब होता है बैलेंस कीमत पे क्या इफेक्ट पहुंचती है, तो संतुलन कीमत में वृद्धि होती है भाई। क्या होता है मेरे सर्वसारियों? संतुलन कीमत में वृद्धि होती है सर। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, बाजार मांग, अरे भाई डिमांड और सप्लाई के बारे में बताए थे कि डिमांड हमेशा ज्यादा होती है दोस्तों सप्लाई से, बताए थे यानी भाई। बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब डिमांड ज्यादा हो दोस्तों सप्लाई से। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? सी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होता है, इसको भी ख्याल रखिएगा, इसमें भी प्रश्न बनती है भाई। लेकिन जब यहां पे अधिक की स्थिति लिखा रहे तो डिमांड ज्यादा हो दोस्तों सप्लाई से, इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन भाई, अगला पूछा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूंजीवादी, अरे पूंजीवादी का मतलब होता है सर अमेरिका। पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? मुस्कुरा कर बोलिए सर हमारा, याद रखिए दोस्तों, हमारा अमेरिका गलत बता रहे, सबका गलत है भाई, ठीक है। पूंजीवादी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? याद रखिएगा अमेरिका भाई, ठीक है। हम पूंजीवादी का मतलब होता है दोस्तों कि मैं कोई फैक्ट्री बनाया हूं, हानि हो या लाभ हो, इसका जो भी होगी दोस्तों वो मेरा होगा। लेकिन मेरे भाई ये पूंजीवादी के जगह जब हम समाजवादी अपनाते हैं तो समाजवादी में होता है क्या? क्या मैंने फैक्ट्री अपनाया, मतलब मैंने फैक्ट्री लगाया, इसका जो भी प्रॉफिट होगा सरकार को भी देनी होगी, ताकि सरकार सरकारी वस्तु, सार्वजनिक वस्तु बना सके। सड़क बनाना, नहर बनाना, या मेरे भाई स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, इसे हम लोग बोलते हैं समाजवादी, जो हमारा रूस का इसका नेतृत्व कर रहे थे भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, याद रखेगा, मैंने आपको बताया अभी पूंजीवादी का मतलब क्या है? मेरा निजी संपत्ति होगी, समझ रहे भाई। ये तो ऑब्जेक्टिव को देखकर आप लोगों की हालत खराब हो गई, सोचो मेरे भाई सब्जेक्टिव का क्या हाल होगा भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। मान लिया जाए एक देश में 2 लाख, नंबरिकल देखिए भाई, नंबरिकल देखिए, धुआं आएगा भाई नंबरिकल, हाँ भाई नंबरिकल एकदम, एमसी क्या है, एमएस क्या है, सारा चीज, एबीसी क्या है, एपीएस क्या है, सारा चीज रगड़ रगड़ के बताया जाएगा दोस्तों, एकदम फिक्र नहीं करना भाई, ओके। आइए तो मान लिया जाए, ठीक है, क्या
मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है। एगो देश है भाई, उस देश में 2 लाख व्यक्ति काम कर रहे भाई। चलो भाई मैं मान लेता मेरे भाई कि 2 लाख व्यक्ति काम कर रही है भाई। 10,000 व्यक्ति बेरोजगार है भाई। कितना मेरे भाई? बेरोजगार। आप लोग तो बेरोजगार नहीं है ना भाई? हाँ जी, आप लोग तो बेरोजगार नहीं है ना भाई? आप लोग रोजगार है भाई, बेरोजगार है ना? क्या मेरे भाई? बेरोजगार। ठीक है। आइए सर, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा भाई। 10,000 व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहे। तो मैं एक तरह का बोल सकता हूं कि सर बेरोजगारी है। बोल सकता हूं या नहीं भाई? आप तो काम करना चाह रहे हैं, काम ही नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा भाई? बेरोजगारी है आप। तो पूछा गया कि तो देश बेरोजगारी की दर कितनी होगी भाई? तो बेरोजगारी कितना होगा? 10,000। सॉरी भाई, तो आराम से लिखिए मेरे भाई, क्या याद रखिएगा? 10,000 कितना में मेरे भाई? 2 लाख व्यक्ति में। कितना में? 2 लाख व्यक्ति में। याद रखिए कितना मेरे शेर सरनियों? 2 लाख व्यक्ति में। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए। एगो जीरो, देखिए एगो जीरो, 2 गो जीरो, एगो जीरो, 2 गो जीरो, एगो जीरो, एगो जीरो, एगो जीरो, एगो जीरो, एगो जीरो, एगो जीरो। ठीक है, 2 5 10, यानी सर हमारा कितना है सर? 5%। ऐसा मेरे भाई निकाल के आपको रफ करके निकालने के बाद आपको आंसर की चढ़ाना होगा भाई। याद रखिए, निकालने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई? आंसर की चढ़ाना है। ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? निवेश, अरे निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में वृद्धि करना है। यानी ऑप्शन नंबर हमारे क्या आ जाएगा सर? पूंजीगत वस्तु। यानी दोस्तों हमारे जो पूंजीगत वस्तु, दामी दामी जो चीज है उसको स्टॉक करके रखना हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है भाई। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट, आय के चक्री प्रवाह के 2 क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है? आय के चक्री प्रवाह, ये 5 मार्क्स का आएगा, पेपर में लिख लीजिए भाई। और इसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी आएगा भाई। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी दोस्तों क्रैश कोर्स में इंक्लूड कर दिया हूं, एकदम मेरे भाई बेफिक्र होकर पढ़िए। ठीक है। तो आय के चक्री प्रवाह के 2 क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस देश में होता है, किस दिशा में होता है? तो बताएंगे सर परिवार से फॉर्म की ओर। कहां मेरे भाई? परिवार से फॉर्म की ओर। ठीक है भाई, याद रखिए परिवार से क्या होगा मेरे भाई? फॉर्म की ओर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन। नहीं भाई, अभी हमारा जैसे झारखंड मैया सम्मान योजना चल रही है, इसके बारे में नहीं कर रही भाई, वृद्धा पेंशन कर रहा है भाई, या विधवा पेंशन होगी, दोनों में से कोई एक। ठीक है। तो सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होता है? व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। क्या मेरे भाई? यह उनका क्या भाई? जैसे मान के चलिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है भाई, उनको 1000 रुपया मोदी सरकार ने दिया है, तो उनके लिए क्या हो गया? ये पर्सनल इनकम हो गया, है ना दादा? उम्मीद करियो अरे भाई अमर बहन कि तोनी बतवा बुझल पा रही। एकदम देसी भाषा में पढ़िया दादा, एकदम झारखंडी भाषा में तोनी का हम पढ़ाए बोरे, तोनी एकदम टेंशन ना लिया रे भाई अमर बहन। बस तोनी का हम जितना बताए ना, बस तोनी इतना कर लिया, यकीन मानिया बस बाबू रे तोहर एग्जाम तर फ्यूचर भले ही डिसाइड नहीं कर सकतो, लेकिन बाबू रे एक कागज का टुकड़ा जो तोर मिलतो ना एग्जाम के बाद, वो कागज का टुकड़ा ऐसा टुकड़ा लागो रे दादा हमर दीदी कि उस टुकड़ा को देखकर घर वाले या तो मुस्कुराते हैं या तो दोस्तों नाराज हो जाते हैं। आपको मेरे भाई डिसाइड करना है कि आप उस दिन रिजल्ट के दिन आप अपने घर के सारे परिवार को चेहरा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, या दोस्तों मायूसी छाना चाहते हैं, या ताना सुनना पसंद करते हैं। ये आपके डिसाइड पर निर्भर करते हैं भाई, आपको डिसीजन लेना होगा, सब कुछ आपके हाथ में। इसीलिए मेरे भाई अभी भी समय है। जिनको लगता है सर मैंने अभी तो कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, मेरे भाई अभी भी आपके पास समय है, लग जाए मेरे भाई। ठीक है। तो बताएंगे सर निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? विनिमय का मतलब होता है सर क्या? लेन देन। विनिमय का मतलब होता है क्या मेरे शेर सरनियों? लेन देन। तो बताएंगे सर हमारा मुद्रा। क्या मेरे शेर सरनियों? तो बताएंगे सर मुद्रा। पैसा सही ना, हम कोई भी सामान को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं भाई। ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा का नकदी मांग में क्या प्रभाव पड़ता है? ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या इफेक्ट पहुंचता है मेरे भाई? आपसे यहाँ पे पूछा गया भाई। तो बताएंगे सर हमारा मुद्रा की नकदी मांग में कमी आती है भाई, मुद्रा की नकदी मांग में कमी आती है भाई। ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया सर, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक, यानी मेरे भाई केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, ठीक है, केंद्र बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करके वैकल्पिक ऑप्शन का चयन कीजिए। ठीक है भाई, चयन करते हैं। बैंक दर में कमी, हाँ भाई ये बिल्कुल सही है भाई।
प्रतिभूतियों की बिक्री, ये गलत है भाई। कोष अनुपात में कमी, हाँ भाई ये भी सही है, यानी ए और सी हमारा सही है भाई, ये ऑप्शन गलत है भाई, ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर होगा। बाबू लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसा ही छपेगी भाई। हाँ, नामात्र का जैकबोर्ड है मेरा भाई, यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन छपती है ना भाई, वो पूरा का पूरा सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इकोनॉमिक्स में एग्जाम लिए जाते हैं भाई, इसलिए मेरे भाई छोड़े ना भाई, ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है, किस कर को, यानी किस टैक्स को कागजी टैक्स कहा जाता है भाई, किस टैक्स को कागजी टैक्स कहा जाता है, आयकर, बिक्री, संपत्ति या सीमा शुल्क। 24 आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर हमारा संपत्ति को, याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, याद रखिए कागजी कर कहा गया मेरे भाई। 24 का बिल्कुल सही उत्तर क्या, कागजी टैक्स। ओके, अगला, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर, अरे डायरेक्ट टैक्स कौन सा भाई, डायरेक्ट टैक्स जिसे हमें हमारी इनकम से ही डायरेक्टली कट जाती है, मुझे जाकर के जमा नहीं करना पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं निगमगण कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है भाई। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर सर क्या, सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा भाई। अरे दादा यही तो एमपीसी है, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन, याद रखिएगा, याद रखिए मेरे भाई, ये एमपीसी मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, याद रखिएगा 26 ऐसे D2 आपके पेपर में छपेगी भाई, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो बताएंगे सर ये हमेशा 0 होता है दोस्तों, एमपीसी का मान क्या होता है भाई, 0 होता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न पे आते सर, निम्न में से समग्र मांग, याद रखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे सर एग्रीगेट डिमांड है क्या, तो मैंने प्यारे बच्चों की तरह आपको क्लास में समझाया था एग्रीगेट डिमांड के बारे में। बाकी जो भी स्टूडेंट्स को अभी तक मन में डाउट है एकदम फिक्र ना करें, क्रैश कोर्स में बता दिया जाएगा मेरे भाई। अभी भी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद ये क्रैश कोर्स जो अभी आप लोग 1 से 2 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट जाएं कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह शाम दोपहर बेहतरीन तरीके से जुड़ करके ऑनलाइन क्लास में बच्चों की तरह मेरे भाई आप लोग हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और यहां पे वही क्वेश्चन बताया जाएगा मेरे भाई जो आपके पेपर में D2 छपेगी, इसलिए लेट ना करें, जाएं, ऑफर चल रही भाई, अपने हाथों से ये ऑफर को जाने ना दे भाई। आइए सर अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे, निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है भाई। अच्छा इसमें से पूछा गया समग्र मांग का घटक नहीं है भाई, तो कौन नहीं है, तो वित्तीय परिसंपत्ति भाई, याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल असिस्ट, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई कि बताइए सर कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्तता निवेश में परिवर्तन का अनुपात को क्या कहा जाता है, गुणक कहा जाता है, क्या मेरे भाई, गुणक कहा जाता है, यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। क्या मेरे शेरू सरनियों, सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर क्या है भाई, यानी व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। मेरे भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है भाई, ये आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर विदेशी विदेशी मुद्रा में कीमत, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर डी। जैसे मेरे भाई अभी हमारा $1 बराबर कितना होता है इंडियन रुपी, तो 85 रुपया कुछ पैसा होती है भाई, तो ये हमारा क्या होगा विदेशी विनिमय दर, ठीक है भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संतुलन को क्या कहा जाता है भाई, यानी संतुलन, जहां पे बैलेंस की बात आए भाई, संतुलन को क्या बोलेंगे, व्यापार संतुलन, सिंपल से तो फंडा है भाई, क्या भाई, फंडा है। और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स ने क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, जो अभी तक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं इंक्लूड कर पाए अभी तक, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स मेरे भाई इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के तुरंत बाद नीचे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ इस इकोनॉमिक्स के देखने के बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दबा करके सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, आपके कमेंट को देखते ही मेरे भाई मैं आप लोगों को अगला सब्जेक्ट बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं मेरे शेरू नेक्स्ट वीडियो में।